everyone. No, I'm not feeling well. तबीयत खराब है, तो काम ये सारी चीजें तो होती रहेंगी लाइफ में। इसका मतलब ये नहीं है कि चीजें रुक जानी चाहिए, है ना। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। The next section of the polity is with respect to right to freedom of religion. ठीक है, अगला सेक्शन है with respect to right to freedom of religion. And the first article under right to freedom of religion is with respect to individual rights. Individual freedom of religion. What does this mean? What is the meaning of this sentence? Individual freedom of religion. It ensures that every individual in the country has four rights when it comes to freedom of religion. What are those four rights? पहला है right to conscience. सबका मतलब सीखेंगे हम. दूसरा is right to profession. Preach, practice, profess वाला जो है ना वो profess. ठीक है, तो profession मत लिखो इसको, profess लिख लो, profess. Next is practice, and the fourth one is propagate. ये चार तरीके का राइट्स देता है इंडिविजुअल को आर्टिकल 25 व्हेन इट कम्स टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्साइंस? बस समझ लेना है, लिखना नहीं है. कॉन्साइंस का मतलब हो गया जैसे कि आपकी आत्मा जो है, से फॉर एग्जाम्पल भगवान से कनेक्टेड है, ठीक है, गॉड से क्या है, कनेक्टेड है. तो दैट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्साइंस. इसके बीच में सरकार इंटरफेयर नहीं करेगी. आपका और आपके गॉड के बीच में, आपके कॉन्साइंस के बीच में सरकार इंटरफेयर नहीं करेगी. दैट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्साइंस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोफेस? प्रोफेस का मतलब क्या है कि आप ओपनली डिक्लेयर कर सकते हो कि भाई देखो मेरा ये रिलीजन है. ओपनली यू कैन डिक्लेयर दैट टू एनीवन. ऐसा नहीं कि आपको वो अपने पास रखना है. यू कैन ओपनली डिक्लेयर दैट दिस इज माय कनेक्शन विद गॉड. ये मेरा है कनेक्शन गॉड से, मैं ये रिलीजन फॉलो करता हूं. दैट कैन बी ओपनली डिक्लेयर्ड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रैक्टिस? देयर आर सर्टेन रिचुअल्स इन एवरी रिलीजन. तो उस रिचुअल्स के प्रैक्टिस के लिए आपको फ्रीडम है. आप अपने हिसाब से रिचुअल को, अनलेस एंड अनटिल इट वायलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन, रिचुअल्स कैन बी डन अंडर फ्रीडम ऑफ रिलीजन. और ये इंडिविजुअल राइट्स दिए जा रहे हैं. Now, what is the meaning of propagate? Telling it to someone. आप डिस्कशन कर सकते हो, मेरे रिलीजन में ये अच्छाइयां हैं, मेरे रिलीजन में ये चीजें अच्छे तरीके से होती हैं, मेरे रिलीजन में ये चीजें क्या है, ठीक तरीके से होती है. ये रिचुअल प्रैक्टिस होता है. बट इट डज नॉट मीन कि प्रोपागेट के नाम पर आप किसी को कन्वर्ट करोगे. तो दिस ऐसे करके बना लेने का, डज नॉट इंक्लूड राइट टू कन्वर्ट. कोई खुद से कन्वर्ट हो जाए तो अच्छी बात है, बट आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि आप कन्वर्ट हो जाओ हमारे रिलीजन. दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन. ठीक है, क्लियर है ये सभी को? किसी को कुछ पूछना हो, एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क? तो इंडिविजुअल राइट्स ना, आर दीज राइट्स एब्सोल्यूट? नो, ये सारे राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है. दीज आर ऑल सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस. तो वो सर्टेन कंडीशंस क्या हैं? पब्लिक हेल्थ, morality and public order.
public health, morality, and public order. On these few grounds, on this few grounds, state can impose restriction even to individual freedom. ठीक है, say for example कोविड के टाइम्स पर, ठीक है, कोविड के टाइम्स पर जो हरिद्वार में स्नान वगैरह था वो रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया. क्यों रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया? बिकॉज इट वॉज सब्जेक्ट टू पब्लिक हेल्थ. पूरा हेल्थ सिस्टम खराब हो जाता अगर वो फैलना शुरू हो जाता एक साथ नहाकर. ठीक है, इन द टाइम ऑफ कोविड. तो इस तरीके से रेस्ट्रिक्ट कर सकती है सरकार. नेक्स्ट इज आर्टिकल 26. नाउ दिस गिव्स freedom of religion to institutions. This gives freedom of religion to institutions. कैसा फ्रीडम देता है बेटा? तो लिखो, दो तरीके का है, रादर तीन तरीके का है, लिख लेते हैं. पहला जो है, anyone is free to establish and maintain institutions for religious and charitable purpose. सपोज मेरा मन हुआ कि एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूट बनाना है, तो आई एम फ्री टू मेक इट. ओके, मुझे एक रिलीजन का एक इंस्टीट्यूशन बनाना है, तो आई एम फ्री टू डू दैट. मैं ट्रस्ट बना सकता हूँ गॉड के नाम पर. ठीक है, आई एम फ्री टू डू दैट. ओके, नेक्स्ट, मैं जो ये इंस्टीट्यूशन बनाऊंगा इसको चलाएगा कौन? ठीक है, तो आई एम फ्री, अगेन जो इसने बनाया है, he or she is free to manage its own affairs, to manage the affairs of the institution. To manage the affairs of the institutions. ठीक है, इसके अलावा even as a person, institution can acquire movable and immovable property. आपने देखा होगा कितने सारे ट्रस्ट है ना, सबके पास अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है, तो दैट कैन बी डन, उसका फ्रीडम है. एंड डी टू एडमिनिस्टर दिस प्रॉपर्टी. जो प्रॉपर्टी आपने ओन किया है, एक्वायर किया है, इसको एडमिनिस्टर करने का भी राइट आपको मिलता है, टू एडमिनिस्टर दिस प्रॉपर्टी. अब एडमिनिस्टर का मतलब ये नहीं है कि आपने जो ये जो आपने प्रॉपर्टी बनाई है या ओन किया है उसको आप गलत तरीके से आपने ओन किया या उसको गलत तरीके से यूज करेंगे, इसका ये मतलब नहीं. सही तरीके से आप यूज करेंगे उसको. तो इंस्टीट्यूशंस को ये राइट्स मिले हुए हैं. ठीक है, इंस्टीट्यूशंस को ये राइट्स मिले हैं, ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट इज आर्टिकल 27. आर्टिकल 27 इसको तो ऐसे ही लिख लो, फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ taxes, freedom from payment for any taxes with respect to any particular religion. जैसे मान लो चंदा वगैरह इकट्ठा होता है ना, सुना होगा आपने ये चीज, तो उसके ऊपर टैक्स नहीं पे करना होता. ठीक है, तो दैट इज फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस. क्लियर है ये चीज? बट रिलीजियस पर्पस होना चाहिए. ठीक है ना, कमर्शियल पर्पस नहीं होना चाहिए, रिलीजियस पर्पस.
Next is Article 28. Next is Article 28. It talks about no religious instruction, no religious instruction in any educational institution कैसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होना चाहिए wholly maintained out of state funds साफ सुथरे अक्षर में अगर इसको समझें सरकारी स्कूल में ठीक है जिसमें पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट सरकार का है वहां पर आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते हो क्या आर्टिकल 28 का मतलब समझ में आया सभी को गवर्नमेंट स्कूल्स में आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को इम्पार्ट नहीं कर सकते तो वैसे सारे इंस्टीट्यूट विच आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट विच आर फंडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट फंड्स ठीक है वहां पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दिया जा सकता है ठीक है क्लियर है तो ये 4 राइट्स हैं जो कि आपका फ्रीडम ऑफ रिलीजन में दे रखा है किसी को कुछ पूछना हो इन 4 राइट्स के बारे में एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क रिगार्डिंग दिस 4 राइट्स नो वन next is cultural and educational rights next is cultural and educational rights cultural and educational rights article 29 and article 30 article 29 and article 30 ठीक है ये 2 आर्टिकल्स डीलिंग विद कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स पहले तो लिखो इसके बारे में थोड़ा सा फर्स्ट इज आर्टिकल 29 article 29 gives right to protection of interests of minorities अब यहां पर थोड़ा सा ना ध्यान ये रखना है कि बात तो हो रहा है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज बस इसका जो सेक्शन 1 है ना दिस इज गिवन टू एनी सेक्शन कहने का मतलब है कोई भी ग्रुप हो कोई भी छोटा सा ग्रुप हो भले वो माइनॉरिटी हो चाहे नहीं हो इट हैज द राइट टू protect and conserve its language, script or culture of its own ठीक है तो ये राइट्स 29 का जो 1 है ये क्या बोलता है एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इज फ्री एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इज फ्री to protect its language, script and culture of its own. So it is for anyone, not only for minorities. Okay? Clear है ये चीज? दूसरा एक चीज इसमें ध्यान रखना है कि लिखो इसको 29 का 2 no citizen shall be denied admission into any educational institution
into any educational institution, पहले पूरा लिख लो फिर समझाता हूं, maintained by the state or receiving aid out of state funds on grounds only of on grounds only of religion, race, caste, language, or any of them. कहने का मतलब यह है कि अगर आप किसी माइनॉरिटी ग्रुप से भी बिलोंग करते हो तो स्टेट जो है, सरकार जो है, वैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जिसको सरकार ओन कर रही है या वैसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जिसमें सरकार पैसे दे रही है, आप सिटीजन को एडमिशन डिनाई नहीं कर सकते हैं। बट किस ग्राउंड पर डिनाई नहीं कर सकते हैं? रिलीजन के आधार पर। मतलब आप चूंकि इस पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करते हैं इसलिए हम आपको एडमिशन नहीं देंगे, दैट इज रॉन्ग। आप चूंकि इस कास्ट से बिलोंग करते हैं इसलिए हम आपको एडमिशन नहीं देंगे, दैट इज रॉन्ग। आप बस और बस यही लैंग्वेज स्पीक करते हैं इसीलिए हम आपको एडमिशन नहीं देंगे, दैट इज रॉन्ग। बट ऑन द बेसिस ऑफ एज, ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन दे कैन डिनाई। ठीक है, बस और बस रिलीजन के आधार पर, बस और बस रेस के आधार पर, बस और बस कास्ट के आधार पर, बस और बस लैंग्वेज के आधार पर डिनाई नहीं कर सकता है। क्या हो गया sir? They have right to reserve certain percentage of seats in institution on the basis of religion in government or semi government. गवर्नमेंट स्कूल में नहीं होता बेटा, ठीक है, सरकारी स्कूल में नहीं होता। इट्स इन दोज स्कूल्स जिसको फंडिंग खुद की है, ठीक है, सरकारी स्कूल में नहीं होता। सेमी गवर्नमेंट में भी वैसे गवर्नमेंट आएंगी जिसको फंडिंग सरकार नहीं दे रही है, अगर फंडिंग गई तो नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। सीट्स कैन बी रिजर्व्ड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ईडब्ल्यूएस वाला जो क्राइटेरिया लगाया था ना 25% का, बस वहीं पर, और कुछ नहीं, क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, हाँ, अब सीट फुल हो गई तो अलग बात है, दूसरे स्कूल में जाकर एडमिशन लीजिए, है ना, तो वो दैट कैन बी अ ग्राउंड। ठीक है, क्लियर है आपको? आपको वर्ड फंडिंग देखना है कि फंडिंग मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ठीक है, इसके आधार पर ही सीट्स वगैरह सब रिजर्व हो सकती है। दिस इज आर्टिकल 29। नेक्स्ट इज आर्टिकल 30। ठीक है, नाउ आर्टिकल 30 में जो फर्स्ट पॉइंट हमें नोट करना है वो क्या नोट करना है कि हमारे संविधान में माइनॉरिटीज जो हैं वो दो तरीके से डिफाइंड है। ठीक है, देयर आर टू बेसिस ऑन विच minorities are defined, on the basis of language and on the basis of religion. ठीक है, minorities are defined in the constitution on the basis of language and on the basis of religion. ठीक है, यही दो क्राइटेरिया हैं माइनॉरिटीज को डिफाइन करने का हमारे संविधान में। ठीक है, और इस आर्टिकल का दूसरा जो है सेक्शन, एक तो माइनॉरिटीज को जो डिफाइन किया है वो याद रखने का, और दूसरा सेक्शन जो है वो ध्यान रखने का कि आप ये जो स्टेट है, मान लो किसी एक माइनॉरिटी को 1000 रुपया देती है चलाने के लिए इंस्टीट्यूट,
तो दूसरा माइनॉरिटी सेक्शन अगर मांगने की पैसा मांगने के लिए आता है तो स्टेट उसको फंडिंग डिनाई नहीं कर सकती है। दूसरा वाला पार्ट समझ में आया? पहला तो समझ में आ गया होगा, दूसरा समझ में आया? अगर स्टेट से फॉर एग्जांपल किसी एक कम्युनिटी, एक माइनॉरिटी कम्युनिटी को कुछ फंडिंग दे रही है, ठीक है, तो दूसरा माइनॉरिटी कम्युनिटी अगर सेम टाइप से फंडिंग वगैरह मानता है तो सरकार उसको डिनाई नहीं कर सकती। तो इसको लिखेंगे कैसे? लिखिए, स्टेट शैल नॉट डिनाई, ठीक है, स्टेट शैल नॉट, कॉमा, इन ग्रांटिंग aid to educational institution, aid to educational institution, comma, discriminate, state shall not, क्या चीज में? in granting aid to educational institution discriminate against any educational institution, discriminate against any educational institution, ठीक है, ये बोलकर कि इट इज बीइंग एडमिनिस्टर्ड बाय अ माइनॉरिटी, ठीक है, state shall not in granting aid to educational institution discriminate against any educational institution in the name, लिख लो यार, पूरा ही लिख लो, on the ground that it is under the management of, it is under the management of a minority, ठीक है, ध्यान से समझना ये वाला टू वाला, टू समझ में आ गया सबको? 32 30 is one, 30 का वन क्या है? माइनॉरिटीज ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज एंड रिलीजन आर गिवन द राइट टू एस्टैब्लिश देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब यहां सीटें रिजर्व हो सकती हैं, ठीक है, दिस इज आर्टिकल 30। नेक्स्ट इज आर्टिकल 31A, 31B एंड 31C। इन तीनों में एक टर्म आएगा जिसको बोल रहे हैं सेविंग ऑफ लॉ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म सेविंग ऑफ लॉ? तो सर, तो ना लिए जामिया और पीडब्ल्यूसी तो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है ना, माइनॉरिटी फंडेड इंस्टीट्यूशन, तो वो तो कर सकते हैं, है ना। यहाँ भी हमारे यहाँ जो स्कूल्स हैं, क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल्स होते हैं, वो रिजर्व करते हैं ना सीट। तो 100% फंडिंग नहीं होगी उनको, ठीक है। सेविंग ऑफ लॉ ये तीनों में आएगा, ये वर्ड सेविंग ऑफ लॉ तीनों में आएगा। तो सेविंग ऑफ लॉ का मतलब हिंदी में क्या होगा बेटा? लॉ को बचाना, ठीक है, लॉ को बचाना।
क्या चीज से बचाना है लॉ को? क्या चीज से बचाना है लॉ को? जुडिशियरी से बचाना है लॉ को। ठीक है, क्यों बचाना है लॉ को वो एक एक करके देखेंगे। सेविंग ऑफ लॉ का मतलब समझ में आया सभी को? सेविंग ऑफ लॉ का मतलब समझ में आया सभी को? सेविंग ऑफ लॉ का मतलब क्या है? लॉ को बचाना ना। 31(a) टेल्स अबाउट, सिर्फ लिखने के चक्कर में रहोगे तो नहीं समझोगे। सेविंग ऑफ लॉ प्रोवाइडिंग फॉर acquisition of estate. What are estates? ये बड़े बड़े लैंड एरियाज जिस पे प्लांटेशन क्रॉप्स ग्रो होता है उसे हम क्या बुलाते हैं? एस्टेट्स। ठीक है, बड़े बड़े लैंड एरियाज जिस पर प्लांटेशन क्रॉप्स ग्रो होता है उसे हम क्या बुलाते हैं? एस्टेट्स। से फॉर एग्जांपल, ठीक है, एक पर्सन है ए, अभी की बात नहीं कर रहे हैं, 1960 1970 के बारे में बात कर रहे हैं। इस पर्सन ए के पास बहुत जमीन है। ठीक है, मान लो बिहार इतना बड़ा जमीन है। ठीक, ऐसा होगा नहीं बट मैं समझाने के लिए यूज कर रहा हूं। ठीक है, नाउ उतना जमीन अगर किसी एक के पास है तो इसका मतलब क्या है? इट इज रिजल्टिंग इन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। यस और नो? तो सरकार क्या करेगी? उससे वो जमीन एक्वायर करेगी, एक्विजिशन करेगी। तो जब ये एक्विजिशन करेगी तो ये आदमी कोर्ट में दौड़ा भागा नहीं जाएगा कि सर देखो, दिस इज वायलेटिंग माय फंडामेंटल राइट टू प्रोफेशन, कि मैंने इस प्रोफेशन से इतनी सारी चीजें खरीदी हैं, इतनी ली हैं, अब मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो प्लीज इसको रेस्टोर करो। ठीक है, तो अगर सरकार ये बड़े बड़े एस्टेट को अक्वायर करती है, लेती है, तो इट इज नॉट अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कहने का मतलब है थ्रू सेविंग ऑफ द लॉज। ठीक है, तो ये बेसिकली एग्रीकल्चर रिफॉर्म को लाने के लिए, एग्रीकल्चरल लैंड रिफॉर्म को एस्टैब्लिश करने के लिए लाया गया था। बड़े बड़े जमींदारों से उनकी जमीन ली जाए और उसको रिडिस्ट्रीब्यूट किया जाए, है ना? दैट्स सेविंग ऑफ लॉज। 31B इज अबाउट व्हाट? नाइन्थ शेड्यूल। ये तो हमने बहुत डिटेल में किया था, नाइन्थ शेड्यूल। कोई भी लॉ अगर आप नाइन्थ शेड्यूल में डाल दे रहे हो तो इट इज नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, बट दैट वाज द केस बिफोर केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस के बाद सरकार, जुडिशरी ने क्या बोला? सब रिव्यू किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। 31C में क्या है? यहां पर भी हम कुछ लॉ को सेव करते हैं। सेविंग ऑफ लॉज गिविंग इफेक्ट टू, saving of laws giving effect to certain DPSP। वो certain DPSP क्या है? 39B एंड 39C। कहने का मतलब ये है कि DPSP, अगर हमने थोड़ा सा भी पॉलिटी पढ़ा होगा तो हमें पता होगा DPSP इज नॉट जस्टिसिएबल। पढ़ा है कि नहीं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉट जस्टिसिएबल? अगर डीपीएसपी वायलेट होता है तो उसके अगेंस्ट में आप कोर्ट नहीं जा सकते हो कि देखो ये डीपीएसपी वायलेट हुआ है, ये सरकार इंप्लीमेंट नहीं कर रही है, इसलिए सरकार को डायरेक्शन दो। दिस इज द मीनिंग ऑफ व्हाट? नॉन जस्टिसिएबल। बट थ्रू सर्टन केसेस, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि अगर सरकार 39B और 39C को इंप्लीमेंट करती है, क्या है 39B 39C अभी देखेंगे थोड़ी देर में। अगर सरकार 39B या 39C को इंप्लीमेंट करती है, बट इंप्लीमेंट करने के चक्कर में अगर कुछ फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो उसको वायलेशन नहीं कहा जाएगा। व्हाट इज अंडर 39B एंड 39C?
39B और 39C के अंदर बेसिकली दो चीजें हैं, प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। कहने का मतलब है, सरकार अगर कोई नियम कानून कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को रोकने के लिए बना रही है और वो किसी दूसरे फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज कर रहा है, तो फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं माना जाएगा। यही इसका मतलब है, सेविंग ऑफ लॉज। ठीक है, लेकिन बस सिर्फ दो पर्पज से, और कोई डीपीएसपी के लिए नहीं, बस इन्हीं दोनों डीपीएसपी के लिए। तो दीज टू डीपीएसपी आर गिवन मोर इंपॉर्टेंस देन फंडामेंटल राइट। ये ध्यान रखना, दो ही डीपीएसपी ऐसे हैं, 39B और 39C, which is given primacy over fundamental right। बाकी हर केस में क्या होगा, अगर फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ तो मान लो फंडामेंटल, और आप मान लो आर्टिकल 40 को इंप्लीमेंट कर रहे हो, ठीक, और आर्टिकल 40 जो है आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, तो फंडामेंटल राइट विल बी गिवन सुप्रीमेसी। आप कोर्ट में जा सकते हो और बोल सकते हो कि देखो मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है, इसको रिस्टोर करो, आर्टिकल 40 को हटाओ यहां से, ऐसे बोलकर। समझ रहे हो? बट बीएनसी के लिए आप वो काम नहीं कर सकते। ठीक है, किसी को कुछ पूछना हो, 31A, B, C, कैपिटल A, कैपिटल B एंड कैपिटल C, एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क? नेक्स्ट इज आर्टिकल 32। ठीक है, आर्टिकल 32 को बुलाते हैं क्या है बेटा? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। मतलब अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो। यही मतलब है आर्टिकल राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। मान लो हमने आपको राइट दे दिया, बट साथ ही साथ ये नहीं बताया कि आपके राइट वायलेट होंगे तो आपको कहां जाना है, तो क्या फायदा वैसे राइट का, है ना? तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इस राइट को मतलब फंडामेंटल राइट को एनफोर्स करने के लिए सुप्रीम कोर्ट कैन इशू 5 काइंड ऑफ रिट्स। 5 तरीके का रिट इशू कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। व्हाट इज द फर्स्ट रिट? हैबियस कॉर्पस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैबियस कॉर्पस? पहले तो मतलब लिख लो। इट इज फॉर दोज person, it is issued to a person who has detained another person। what is the meaning of this? सपोज मान लो मेरे घर में कोई काम करने वाला आ रहा है, ठीक है, और उसको मैंने डिटेन कर लिया, ठीक है, तो उसके जो घर वाले हैं वो सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं कि देखो इसने इसको इलीगली डिटेन करके रखा है। ठीक है, हैबियस कॉर्पस। मान लो सरकार ने किसी को डिटेन करके रखा है, ठीक है, और उसके बारे में आपको जानकारी नहीं दी जा रही है कि इसको डिटेन करके हमने रखा है, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, ठीक है, और बोल सकते हो कि देखो सरकार ने इसको इलीगली डिटेन किया है या लीगली डिटेन किया है और इसके बारे में जानकारी हमें नहीं दे रहे। ठीक है, तो ये मतलब होता है हैबियस कॉर्पस का। तो इट कैन बी इशूड बोथ अगेंस्ट पब्लिक अथॉरिटी एज वेल एज प्राइवेट इंडिविजुअल्स। हैबियस कॉर्पस मतलब क्या होता है? हैबियस कॉर्पस का टू हैव द बॉडी। जुडिशरी ये बोलेगी, ये नहीं बोले, मान लो सरकार ने किसी को लीगली डिटेन किया, ठीक, जुडिशरी उसको छोड़ने के लिए नहीं बोलेगी। जुडिशरी ये बोलेगी कि आप उसको मेरे सामने प्रोड्यूस करो, उसका लेखा जोखा दो कि आखिर आपने कहां डिटेन किया है, कैसे डिटेन किया है, किस ग्राउंड पर डिटेन किया है, ये बताना होगा आपको।
ठीक है, टू अ पर्सन हु हैज डिटेन्ड अनदर पर्सन, ये इस चीज के लिए इशू किया जाता है। सेकेंड इज मैंडमस। मान लो कोई सरकारी ऑफिसर अपना ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट कैन इशू डायरेक्शन टू द सरकारी ऑफिसर कि भाई आप अपना काम ढंग से करो। ठीक है, दैट इज नोन एज व्हाट, मैंडमस। मैंडमस का मतलब क्या होता है, वी कमांड। ठीक है, वी कमांड। हैबियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है, टू हैव द बॉडी। मैंडमस, वी कमांड। ठीक है, ऑब्वियसली ये प्रेसिडेंट और गवर्नर के अगेंस्ट में इशू नहीं किया जा सकता। प्रेसिडेंट और गवर्नर के अगेंस्ट में इशू नहीं किया जा सकता। बाकी सारे एग्जीक्यूटिव। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रोहिबिशन। नेक्स्ट इज प्रोहिबिशन। इट इज बेसिकली टू प्रिवेंट, अब ये लाइन को याद रखना, टू प्रिवेंट लोअर कोर्ट्स फ्रॉम यूसर्पिंग। क्या मतलब होता है बताता हूं अभी। द जुरिस्डिक्शन ऑफ यूसर्पिंग द जुरिस्डिक्शन। मान लो मुंगेर का कोर्ट है और ये खगड़िया का कोर्ट है। ठीक, अब ये खगड़िया का जो लोकल कोर्ट है वो क्या कर रहा है, मुंगेर से रिलेटेड कुछ नियम कानून पास करा दे रहा है। तो ऐसा नहीं हो, ऐसा प्रिवेंट करने के लिए ये ऑर्डर इश्यू किया जाता है प्रोहिबिशन का। समझ में आया, प्रोहिबिशन टू प्रिवेंट द लोअर कोर्ट फ्रॉम यूसर्पिंग द जुरिस्डिक्शन ऑफ अदर कोर्ट। यूसर्पिंग मतलब लेना, छीनना, ऑब्वियसली इलीगली। कभी कभी अनजाने में भी हो जाता है ऐसा कुछ। फोर्थ इज सर्टियोरारी। दिस मीन्स टू क्वैश द ऑर्डर। मतलब ये मुंगेर के कोर्ट ने खगड़िया के जुरिस्डिक्शन में के रेस्पेक्ट में ऑर्डर पास कर दिया। ठीक है, पहला केस क्या है, ऑर्डर पास नहीं हुआ है। प्रोहिबिशन के केस में ऑर्डर पास नहीं हुआ है, प्रिवेंट करेगा, रोकेगा लोगों को कि आप वहां मत जाओ। दूसरे केस में क्या हुआ है कि उसने ऑर्डर पास कर दिया है, तो उस ऑर्डर को क्वैश कर दिया जाएगा कि नहीं, ये ऑर्डर सही नहीं है, ये गलत ऑर्डर है, इसको आप वापस लीजिए। तो टू क्वैश द ऑर्डर सर्टियोरारी इज यूज्ड। ठीक है, टू क्वैश द ऑर्डर दिस सर्टियोरारी इज यूज्ड। फिफ्थ इज क्यो वारंटो। फिफ्थ इज क्यो वारंटो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, पहले तो लाइन लिख लो फिर मैं बताता हूं। इट प्रिवेंट्स illegal usurpation of public office by a person। मान लो एक सरकारी अफसर है, ठीक है, और सरकारी अफसर का मैक्सिमम पावर ये है कि वो 1,000 रुपए का प्रोजेक्ट पास कर सकता है, यही इसका मैक्सिमम पावर है। बट से फॉर एग्जाम्पल एक दिन उसने 1,00,000 रुपए का प्रोजेक्ट पास कर दिया। ठीक है, तो जितना पावर है उससे ज्यादा का पास कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट उसको क्या बोलेगा कि आपको किसने ये अथॉरिटी दी कि आप 1,000 की जगह 1,00,000 रुपए का प्रोजेक्ट पास कर रहे हो। तो व्हाट इज योर अथॉरिटी, यही नाम है क्यों वारंटो का, व्हाट इज योर अथॉरिटी। आखिर किस बेसिस पर आपने 1,00,000 का प्रोजेक्ट पास किया।
तो ये बेसिकली ये चेक करता है कि कोई पर्टिकुलर सरकारी कर्मचारी किसी पब्लिक ऑफिस में है, तो जितना उसका पावर है वो उतना ही यूज करे, उससे ज्यादा नहीं। बात समझ में आई? बात समझ में आया सबको? क्यों वारंटो, व्हाट इज योर अथॉरिटी, यही मतलब होता है। सपोज देर इज अ पर्सन ए, ही इज फाइलिंग अ केस इन मुंगेर कोर्ट, ठीक है। और ये मुंगेर कोर्ट ने क्या किया, खगड़िया वाले कोर्ट, ये वाला जो रीजन है ये खगड़िया कोर्ट का है, इस रीजन के हिसाब से इसने ए के को जजमेंट देने वाला है, ठीक है, अभी दिया नहीं है जजमेंट। तो ये ऑर्डर, मान लो जो अग्रीव्ड पर्सन है दूसरे रीजन में, मान लो एक बी पर्सन है जो जो कि ये बोल रहा है अगर ये ऑर्डर पास हो गया तो मेरा फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हो जाएगा, वो क्या करेगा, वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालेगा कि ये देखो मुंगेर का जो कोर्ट है वो अपने जुरिस्डिक्शन को क्रॉस कर रहा है, तो इसको रोको, नहीं तो ये गलत ऑर्डर पास कर देगा। पास नहीं किया ऑर्डर, तो सुप्रीम कोर्ट इसके अगेंस्ट में इशू करेगा प्रोहिबिशन कि भाई देखो, आप अपने जुरिस्डिक्शन में रहकर काम करो, आप अपना जुरिस्डिक्शन इंक्रीज नहीं कर सकते हो, टू प्रिवेंट लोअर कोर्ट्स फ्रॉम यूसर्पिंग ऑफ जुरिस्डिक्शन। सर्ट्योरारी का मतलब ये हो गया कि इस बार इसने फैसला सुना दिया, ठीक है, अब भी वापस से सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा, बोलेगा देखो इसने जो फैसला सुना दिया है वो इसके जुरिस्डिक्शन के बाहर का है, इसलिए इसको क्वैश कर दो, तो दैट इज सर्ट्योरारी। यही मतलब है इन दोनों का। एक इज प्रिवेंटिव, पहले, ठीक है, एंड अदर इज जब चीजें हो गई उसके बाद, क्यूरेटिव, ठीक है। कोरोना से बचना है तो इंजेक्शन ले लेना है ना, दैट इज प्रिवेंटिव। कोरोना हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट है, ऑक्सीजन ले रहे हैं, दैट इज क्यूरेटिव। जब कांड हो चुका है उसके बाद आप थेरेपी ले रहे हो, ठीक है। यही दोनों में डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये 5 रिट्स हैं, और रिट्स के बारे में थोड़ा सा ज्ञान और लेंगे हम। वो क्या ज्ञान है रिट्स के बारे में, इधर ही लिख लो, रिट्स के साथ साथ मैं इसी पेज में लिख दे रहा हूं। नाउ ये रिट का कंसेप्ट कहां से लिया गया है, तो इट हैज बीन बोरोड फ्रॉम इंग्लिश लॉ, ठीक है, तो हैज बीन बोरोड फ्रॉम इंग्लिश लॉ। दूसरा, रिट्स कैन बी इशूड बाय बोथ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इसको 232 के अंदर इशू करता है, हाई कोर्ट इसको 226 के अंदर इशू करता है, बट इशू दोनों कर सकता है, ठीक है। थर्ड, पार्लियामेंट कैन empower any other court to issue writs। पार्लियामेंट कल चाहे, ठीक है, कल पार्लियामेंट में लोग बैठे, मजा आया और बोले कि कल से ये जो मुंगेर का कोर्ट है ना, ये कल से रिट दे सकता है, तो दे सकता है। तो पार्लियामेंट कैन एम्पावर एनी अदर कोर्ट टू इशू रिट्स।
चौथा लिखिए, हाई कोर्ट्स कैन इशू writs for both fundamental rights, for both fundamental rights plus other rights. कोई लीगल राइट भी अगर वायलेट हो रहा है तो उसके लिए भी ये रिट्स इशू कर सकता है हाई कोर्ट, बट सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स ओनली फॉर फंडामेंटल राइट. तो रिट जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट का छोटा है एज कंपेयर टू हाई कोर्ट. हाई कोर्ट कैन इशू रिट्स फॉर fundamental right as well as legal rights, okay, but supreme court will issue writs only for the violation of fundamental rights, okay. So that's why we say that the writ jurisdiction of high court is wider. Writ jurisdiction of high court is wider. तो ये कुछ चीजें हैं विद रेस्पेक्ट टू रिट्स जो आपको ध्यान रखनी है. 1 2 3 4. डन. आर्टिकल 33 इज फॉर आर्म्ड फोर्सेस. इसके बारे में एक दो लाइन पढ़ेंगे, उससे ज्यादा नहीं. इट टॉक्स अबाउट पार्लियामेंट कैन restrict the fundamental right of the members of, ध्यान से देखना सिर्फ आर्म फोर्सेस नहीं है, मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, अंडरलाइन कर लेना इसको, मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज. पार्लियामेंट चाहे तो आर्म फोर्सेस के लोगों के लिए, पुलिस फोर्स के लोगों के लिए, इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोगों के लिए फंडामेंटल राइट को रेस्ट्रिक्ट कर सकता है. ठीक है. आर्टिकल 34 restriction of fundamental right, restriction of fundamental right when martial law is in place. मार्शल लॉ बेसिकली क्या हो गया, जहां पर आर्मी का नियम कानून चल रहा है, बट एक चीज ध्यान रखना, nowhere defined in the constitution मार्शल लॉ क्या होता है. जनरली इट इज रूल बाय मिलिट्री. तो डेफिनेशन हम पढ़ेंगे क्या, व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर दिस मार्शल लॉ, लिख लो. मिलिट्री runs the administration, ये डिफाइन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ठीक है. runs the administration according to their own rules and regulation. यही मतलब हुआ मार्शल लॉ. तो जब मार्शल लॉ इंपोज रहेगा किसी रीजन में, तो आपके फंडामेंटल राइट्स को क्या किया जा सकता है,
रोका जा सकता है, ठीक है, आपके फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, ठीक है। साथ ही साथ it is also giving power to government to indemnify any government servant, मतलब बता रहा हूं indemnify का, what is the meaning of indemnify? आप कुछ भी करो, आपके ऊपर कोई केस नहीं चलेगा, वही मतलब होता है indemnify का, ठीक है। आप ये मेजर्स ले सकते हो, अगर वो लॉ के अगेंस्ट में भी अगर हुआ तो चलेगा, आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, यही मतलब होता है इंडेमनीफाई का, ठीक है। क्लियर है इंडेमनीफाई सभी को? नेक्स्ट इज 35, पावर टू मेक लॉज with respect to certain fundamental rights rests with parliament only, ठीक है। Power to make laws with respect to certain fundamental rights rests with parliament only. This is what article 35 is. जैसे ये इंडेमनीफाई वाला हो गया, ये कौन कर सकता है? बस और बस पार्लियामेंट, ठीक है। मार्शल लॉ वाला हो गया, ये बस और बस कौन कर सकता है? पार्लियामेंट। पुलिस का, आपका आर्म फोर्सेस का फंडामेंटल राइट रेस्ट्रिक्ट करना है, बस कौन कर सकता है? बस और बस पार्लियामेंट, ठीक है। बट मान लो किसी का जुरिस्डिक्शन बढ़ाना है, ठीक है, रिट जुरिस्डिक्शन बढ़ाना है, तो बस और बस कौन कर सकता है? पार्लियामेंट। ये सब चीज बस और बस पार्लियामेंट, यही इसका मतलब है। नेक्स्ट इज some rights outside part 3, जितने भी फंडामेंटल राइट्स हमने पढ़े, दैट वाज व्हाट? पार्ट ऑफ पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देयर आर सर्टेन राइट्स व्हिच आर आउटसाइड पार्ट 3, इसलिए उसको फंडामेंटल राइट्स नहीं बुलाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल द फर्स्ट वन इज इलेक्शन इन लोकसभा एंड राज्यसभा अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब आर्टिकल 326 के अंदर जो है राइट टू वोट, ये सब पार्ट 3 के बाहर है राइट्स। दीज आर ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, ओके। एक और राइट है कि आप ट्रेड एंड कॉमर्स कैन बी कैरिड आउट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ट्रेड एंड कॉमर्स, राइट टू ट्रेड एंड कॉमर्स थ्रू आउट द कंट्री, ठीक है। दिस इज गिवन अंडर आर्टिकल 301। राइट टू प्रॉपर्टी, आर्टिकल 300A, प्रॉपर्टी वाला हटाकर यहां डाल दिया गया था, ठीक है। चौथा, नो टैक्स shall be levied except by authority of law। आई डोंट रिमेम्बर कौन सा आर्टिकल है ये, बट है कौन कोई सा। तो दीज आर सर्टन राइट्स, देख लेना, चेक कर लेना, which are outside part 3 but are mentioned in the constitution, ठीक है। which are outside part 3
but are mentioned in the constitution. तो ये ध्यान रखना. So with this, the chapter fundamental right is over, and thereafter we will be moving on to DPSP and fundamental duties in next class. So next class DPSP और fundamental duties से शुरू किया जाए. किसी को कुछ पूछना हो तो बताओ, otherwise we'll end the class. No one? Bye then. Bye. सेविंग ऑफ लॉ. सेविंग ऑफ लॉ का मतलब हो गया लॉ को बचाना. क्या चीज से बचाना? कि एक लॉ अगर दूसरे लॉ के अगेंस्ट में है तो पहला वाला लॉ वायलेटेड नहीं होगा. ये चीज बचाना. दिस इज द मीनिंग ऑफ सेविंग ऑफ लॉ. ठीक है, यही मतलब होता है सेविंग ऑफ लॉ का. ठीक है, और कुछ अपार्ट फ्रॉम सेविंग ऑफ लॉ? लॉ को बचाना. एनीथिंग एल्स? No. So that will be all.